प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रारंभ क्लासेज में। अभी हम पढ़ रहे हैं संविधान और संविधान में देख रहे हैं मूल अधिकार। मूल अधिकारों के तहत हम लोगों ने खत्म किया है पहला मूल अधिकार समता या समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से लेकर अनुच्छेद 18 तक। ठीक, आज हम शुरुआत करते हैं मूल अधिकारों के क्रम में ही दूसरे मूल अधिकार की। दूसरे मूल अधिकार की बात करें तो जो दूसरा मूल अधिकार हमको दिया गया है भाग 3 के तहत, याद ही होगा भाग 3 में क्या चर्चा की गई, मूल अधिकारों की। भाग तो दूसरा जो है मूल अधिकार जो अपना है वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार अंग्रेजी में कह लें तो राइट ऑफ फ्रीडम। अब ये मूल अधिकार किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक, तो ये जाएगा अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक। यानी एक शब्दों में कहा जाए तो स्वतंत्रता का अधिकार संविधान हमें अनुच्छेद 19 से लेकर अनुच्छेद 22 तक में प्रदान करता है। ठीक, अब मैं पहले भी स्पष्ट कर दूं कि जो मूल अधिकार हमको मिल रहे हैं ना, ये गारंटी है राज्य के विरुद्ध कि जो भी राज्य सरकार होगी उसको ये मूल अधिकार हमको देना ही देना होगा। ठीक है, तो स्वतंत्रता का जो अधिकार है उसके तहत आज हम इस वीडियो में देखेंगे पहला मूल अधिकार, और वो है अनुच्छेद 19। ठीक है, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत जो पहला मूल अधिकार हमको मिला है वो है अनुच्छेद 19 के तहत। और अनुच्छेद 19 में क्या कहा गया है, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, तो एक गलती हम बार बार करते हैं कि अगर कभी क्वेश्चन पूछे कि अनुच्छेद 19 में किसका वर्णन किया गया है या अनुच्छेद 19 व्यक्त करता है, तो ध्यान रखना है कि ये पूरा यही हमारा आंसर है अगर क्वेश्चन पेपर में ये दिया हुआ है तो। मैं इसलिए कह रहा हूँ ना कि इसी में 19(1) का है, तो 19(1) का वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, तो वो 19(1) का है, ये ध्यान रखना है, 19 नहीं है वो। ठीक है, तो 19(1) का और 19 ये दोनों अलग अलग हैं, इसलिए मैं इतना जोर दे रहा हूँ। तो अनुच्छेद 19 वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण। ठीक है, और ये अनुच्छेद 19 बटा हुआ है 6 भागों में, 19 फर्स्ट सेकंड थर्ड करके 6 भागों में ये बटा हुआ है। और इसमें जो पहला पार्ट है ना 19(1) या 19(1), ये हमको बहुत ध्यान से पढ़ना, अधिकतर क्वेश्चन हमारे यहीं से बनते हैं। ठीक है, तो 19(1) सिर्फ इतना कहता है सभी नागरिकों को। ठीक, इतना कहने के बाद 19(1) भी बढ़ जाता है 7 भागों में। 7 में इसलिए कह रहा हूँ कि जब मूल संविधान की बात की जाए तो 19(1) का के तहत 7 स्वतंत्रताएं हमको दी गई थी। हाँ, लेकिन बाद में एक हट गई, पीछे भी हमने देखा था 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को और संपत्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को जो 19(1) में दिया हुआ था उसको हटा दिया गया। तो ठीक, तो ये अभी वर्तमान में 19 फर्स्ट 6 भागों में बटा हुआ है, तो इन 6 भागों को ध्यान से देख लेना है। ठीक है, तो 19(1) का कहता क्या है, वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। ठीक, दो शब्द अपने पास आए हैं, एक वाक स्वतंत्रता और एक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। तो यहाँ से भी सेपरेट क्वेश्चन बनाया जा सकता है कि वाक स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के अंतर्गत। तो अगर 19(1) का दिया हुआ है तो सबसे पहले तो हमारा वही आंसर होगा। अगर वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है तो अगर 19, 20, 21, 22 ऐसे करके दिया हुआ है तो अनुच्छेद 19। ठीक है, तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सीधा सा तात्पर्य है, दो शब्द है, वाक स्वतंत्रता और अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। वाक स्वतंत्रता हमने लिए अमेरिकी संविधान से हमारे संविधान में लिया गया है, और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता ये भारत की विशेषता है या भारतीय संविधान की स्वयं की विशेषता, या कह सकते हैं कि भारतीय संविधान में ये विशेषता निहित है। ठीक है, तो ये दो शब्दों पर ध्यान रखना है। अब ये अनुच्छेद कहता क्या है 19(1) का, अनुच्छेद 19(1) कहता है कि भारत के सभी नागरिकों को, सब यहाँ पे जो है ध्यान रखना, ये नागरिकों जुड़ा था ना, पिछली वीडियो में हमने क्या देखा था, नागरिक और व्यक्ति। नागरिक का मतलब कि जो भारत का नागरिक है। ठीक है, जैसे हम लोग भारत के नागरिक हैं, तो जहाँ नागरिक शब्द जुड़ा होगा वो अनुच्छेद केवल भारत के नागरिकों पर ही लागू होगा। ठीक, और जहाँ व्यक्ति शब्द जुड़ा होगा वो नागरिकों के साथ साथ अन्य व्यक्तियों पर भी लागू होगा जो भारत के नागरिक नहीं है लेकिन उस समय भारत में हों। ठीक, अभी ध्यान रखना कि अनुच्छेद हमको बोलने की और अपने विचारों को प्रकट करने की पूरी स्वतंत्रता देता है। वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ये वाक का मतलब बोलना और अभिव्यक्ति का मतलब अपने विचारों को प्रकट करना। तो ये पूरा अनुच्छेद वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमें प्रदान करता है। तो इतने से ये क्लियर नहीं होता है कि है क्या, तो आगे चल के कई ऐसे मुकदमे आए, कई ऐसे वाद आए, कई ऐसे केस आए जिसमें अलग अलग चीज़ों को अनुच्छेद 19(1) का के तहत मूल अधिकार माना गया। ठीक है, उसमें जो सबसे चर्चित
जो बार बार पूछा जाता है वो है प्रेस की स्वतंत्रता। तो ये ध्यान रखना है कि जो प्रेस की स्वतंत्रता है ना, ये संविधान में हमको नहीं दिया है, या संविधान में 19(1) क में कहीं ऐसा नहीं लिखा हुआ है कि प्रेस की स्वतंत्रता, वहाँ खाली इतना लिखा हो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आगे चल के उच्चतम न्यायालय ने समय समय पर कई ऐसे अधिकारों को 19(1) क के तहत शामिल किया। उसमें जो पहला है या जो सबसे महत्वपूर्ण है वो प्रेस की स्वतंत्रता। ठीक है, तो प्रेस की स्वतंत्रता 19(1) क के तहत कहा जाए तो अब मूल अधिकार है। किसके द्वारा? सुप्रीम कोर्ट द्वारा, यानी उच्चतम न्यायालय द्वारा। इसके संदर्भ में एक केस आया था, मैं इसे बोल दे रहा हूँ, साकल पेपर्स लिमिटेड बनाम भारत संघ 1962। इस केस के तहत ही उच्चतम न्यायालय ने प्रेस की स्वतंत्रता को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत मूल अधिकार माना। ठीक है, इसमें अगर दूसरा सबसे महत्वपूर्ण देखें तो एक है राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार। ठीक, नवीन जिंदल बनाम भारत संघ 2004 का मुकदमा था। यहाँ पे ये फैसला सुनाया गया कि प्रत्येक भारतीय नागरिक को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार होगा। ठीक है, राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार होगा, लेकिन उसके साथ साथ एक ध्वज संहिता भी है अपनी, उसका भी पूरा ध्यान रखना होगा। यानी राष्ट्रीय ध्वज उचित अनुपात का हो, लंबाई चौड़ाई 3:2, उचित रंग का हो, जो अपना रंग है राष्ट्रीय ध्वज का, केसरिया, सफ़ेद, हरा, इसी रंग का होना चाहिए। ठीक है, साफ सुथरा हो, खादी के कपड़े का या रेशमी वस्त्र का उपयोग किया हो। अगर भवन पे लगाया जा रहा हो तो भवन के ऊंचाई वाली जगह पर हो। अगर वाहन में लगाया जा रहा हो तो जब व्यक्ति वाहन में बैठता है तो वो ध्वज ऐसा लगा होना चाहिए कि व्यक्ति के बैठने के बाद उसके सर के आसपास या उसके ऊपर ही वो प्रतीत होना चाहिए। तो ऐसी बाध्यताएं हैं राष्ट्रीय ध्वज के संदर्भ में। तो जब ये नवीन जिंदल बनाम भारत संघ राज्य का फैसला नहीं आया था, तब तक किसी भी आम आदमी को राष्ट्रीय ध्वज फहराने का अधिकार नहीं था। उसके लिए कुछ विशेष नियम थे जिसके तहत लोग ध्वज फहराते थे। जैसे राष्ट्रपति फहरा सकते थे, प्रधानमंत्री फहरा सकते थे, किसी विभाग का जो मुखिया होता था वो फहरा सकता था, स्कूलों में फहराना होता था तो प्रिंसिपल फहरा सकते थे, आम आदमी नहीं फहरा सकता था। ठीक है, लेकिन ये जो नवीन जिंदल बनाम भारत संघ का जो मुकदमा जो क्लियर हुआ, उसके तहत हर आम आदमी को यह अधिकार मिल गया कि वो राष्ट्रीय ध्वज फहरा सकता, हाँ लेकिन सम्मान के साथ। अगला हम देखें तो विदेश भ्रमण का अधिकार। ठीक है, मेनका गांधी बनाम भारत संघ 1978 का मामला है। इस मामले के तहत विदेश भ्रमण के अधिकार को वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के तहत 19(1) के तहत माना गया कि विदेश भ्रमण का अधिकार भी व्यक्तियों का मूल अधिकार है, नागरिकों का मूल अधिकार है। ठीक है, चुप रहने का अधिकार। अब ये समस्या है कि चुप रहने का अधिकार कैसा है। इमैनुअल बनाम केरल राज्य का मुकदमा था 1986 का। ठीक है, और ये मामला था राष्ट्रगान के गाए जाने का या न गाए जाने का। तो इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट ने एक टिप्पणी की थी कि ये व्यक्ति का मूल अधिकार है कि वो उसको गाता है या नहीं गाता है। राज्य इस पर राज्य इसे आरोपित नहीं कर सकता है, यानी कि राज्य जबरदस्ती नहीं कर सकता, नहीं आपको राष्ट्रगान गाना ही गाना है। तो यहीं से अब चुप रहने के अधिकार को बहुत व्यापक तौर पर देखा जा सकता है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये ध्यान रखिएगा कि परीक्षाओं में अगर जो आपसे प्रश्न पूछा जाता है ना, तो वहाँ आप इस अधिकार का प्रयोग नहीं कर सकते, वहाँ आपको उत्तर देना ही देना है। फिर ये ना कहिएगा कि चुप रहने का अधिकार 19(1) के तहत हमको मिला हुआ है। ठीक है, अब अगला देखें तो जानने का अधिकार, राइट टू नो। तो जानने के अधिकार के संदर्भ में ये समझना है कि इसको दो भागों में देख सकते हैं। एक, जानने के अधिकार को ही व्यक्त करने के लिए, इसको परिपूर्ण करने के लिए हमने जो है एक अधिनियम बना हुआ है। अगर ध्यान दें तो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005, इसके तहत हम सरकार से या सरकार के किसी भी विभाग से हम प्रश्न पूछ सकते हैं। अगर वो गोपनीय प्रश्न नहीं है या गोपनीय विभाग से संबंधित नहीं है, जैसे सेना से संबंधित नहीं पूछ सकते, परमाणु संगठनों से संबंधित नहीं पूछ सकते, इसके अलावा सार्वजनिक क्षेत्र से जुड़े हुए या अपने हिस्से से जुड़े हुए जो भी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं उनको अगर हमको देखना होगा तो वहाँ हम इसको देख सकते हैं। ठीक है, या अनुच्छेद सूचना के अधिकार 2005 के तहत हम वो अधिकार ले सकते हैं। उसके लिए करना क्या होगा, 10 रुपये का एक पोस्टल ऑर्डर लगाना होगा और संबंधित अधिकारी को भेज देना होगा। ठीक है, और जानने के अधिकार के तहत एक और हमको ये ध्यान रखना है कि मतदाता को ये जानने का अधिकार होगा कि जो व्यक्ति चुनाव में खड़ा हुआ है वो
उसकी डिग्री क्या है, उसका आपराधिक रिकॉर्ड है कि नहीं है, इससे संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो हम जान सकते हैं उस व्यक्ति से जो चुनाव में खड़ा है और हमसे वोट मांगने आया है। इसको भी हम जानने के अधिकार के तहत रख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे और भी कई अधिकार है, जैसे हड़ताल। हाँ, बस हाँ ध्यान रखना, हड़ताल एवं बंद करने का अधिकार जो है ना वो अपना मूल अधिकार नहीं है, या 19(1) के तहत 19(1) के तहत हड़ताल एवं बंद के अधिकार को नहीं रखा गया है, ये असंवैधानिक है। ठीक है, हाँ प्रदर्शन या धरना कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन शांतिपूर्वक। उसको आगे भी देखेंगे, आगे भी इसको बढ़ाया गया है। अभी ध्यान रखना है कि क्या ये जो अधिकार हमको दिए गए क्या वो अनन्य है, मतलब कि उनको कोई छीन नहीं सकता, नहीं। इसी 19(1) के ही संदर्भ में आगे चल के 19(2) अनुच्छेद जोड़ा गया है, या अनुच्छेद 19 का भाग 2। अनुच्छेद 19 का भाग 2 सीधे सीधे कहता है कि 19(1) के तहत जितनी भी स्वतंत्रताएं हमको दी गई हैं वो निम्न आधार पर कि अगर इस किसी की स्वतंत्रता जो प्रदान की गई है, अगर उससे भारत की प्रभुता एवं अखंडता पर, राज्य की सुरक्षा पर, लोक व्यवस्था पर, सदाचार एवं शिष्टाचार पर, न्यायालय की अवमानना होने पर, मानहानि होने पर, किसी भी व्यक्ति की विदेशी राज्य के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध होने पर, अपराध उद्दीपन के संबंध में, अपराध उद्दीपन का मतलब कि अपराध के लिए लोगों को भड़काना, ठीक है, इस संदर्भ में अगर अनुच्छेद 19(1) का कोई प्रयोग हो रहा है या कोई व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता से बाहर जा रहा है तो राज्य इस पर निर्बंधन लगा सकती है। ठीक है, निर्बंधन शब्द क्या है, निर्बंधन शब्द को ऐसे समझना है कि निर्बंधन का मतलब यहाँ पे कह सकते हैं रिस्ट्रिक्शन, ठीक है, रोक सकती है, उसकी सीमा का निर्धारण कर सकती है, लोगों से संयम बरतने के लिए कह सकती है। ठीक, तो ये रहा अपना अनुच्छेद 19(1) का। तो देखा आप लोगों ने 19(1) का वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अब चलते हैं 19(1) के तहत अगला मूल अधिकार हमको क्या मिला है, वो है क, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। तो ये 19(1) क्या कहता है कि हर व्यक्ति को यह स्वतंत्रता है कि वह शांतिपूर्वक और निरायुध का मतलब बिना हथियारों के वो सम्मेलन बुला सकता है, ठीक है, किसी सम्मेलन में जा सकता है। इस संदर्भ में एक स्वतंत्रता हमको दी गई है, शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। ठीक है, यानी आप कोई भी बैठक बुला लीजिए, शांतिपूर्वक होनी चाहिए और उसमें हथियारों का प्रवेश वर्जित हो या हथियारों का प्रयोग ना हो। ठीक है, यहाँ हथियारों का प्रवेश से ही संदर्भ लगाना है कि वहाँ हथियार जो है नहीं होने चाहिए, इसलिए यहाँ पे शब्द जुड़ा हुआ है निरायुध। और निरायुध के संदर्भ में ये भी ध्यान रखना है कि उस सम्मेलन में झगड़ा उगड़ा भी नहीं होना चाहिए। सीधा सा मोटी मोटी भाषा में समझे तो यही है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता। लेकिन एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि इसी के साथ 19(1) के साथ 19(3) को हमको मिला करके पढ़ना होगा। और 19(3) क्या कहता है, 19(3) कहता है कि अगर भारत की प्रभुता या अखंडता या लोक व्यवस्था का अगर प्रश्न उठ जाता है शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता से, तो राज्य चाहे तो इस पर निर्बंधन लगा सकती है। अभी निर्बंधन के बारे में मैंने बताया था ना, निर्बंधन का मतलब रिस्ट्रिक्शन, रोक लगा सकती है, सीमा निर्धारित कर सकती है। ठीक है, तो ये राज्य का कर्तव्य होगा कि वैसा निर्बंधन लगा सकेगी। ठीक, अब अगला देखें 19(1) में क्या कहा गया, संगम या संघ या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। तो पहले सिर्फ इतना था संगम या संघ बनाने का अधिकार, लेकिन 97वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा सहकारी समितियों को भी इसमें जोड़ दिया गया। ठीक है, तो ये क्या कह रहा है, संगम या संघ बनाने का। ठीक, कोई आप राजनीतिक दल बना सकते हैं, अगर आप श्रमिक हैं तो श्रमिक संगठन बना सकते हैं, कंपनी में संगठन बना सकते हैं, सोसाइटी में संगठन बना सकते हैं, साझेदारी आदि का गठन किया जा सकता है, इसी को संगम या संघ कहा गया। ठीक है, अब सहकारी समितियों का मतलब कि उद्योगों से इसको जोड़ना, लेकिन सहकारी समितियां वो होती हैं जहां नियंत्रण किसी एक व्यक्ति के हाथ में नहीं होता, यानी मालिकाना हक किसी एक के हाथ में नहीं होता, कई हाथों में बटा होता है, तो उनको कहते हैं सहकारी समितियां। सरकार भी उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है कुछ। इसको समझने के लिए सबसे अच्छा समझिए कि हर शहर में कोई न कोई एक दूध पहुंचाने वाली कंपनी होगी, जैसे हमारे यहाँ पराग है, तो उसके अगर पैकेट पे आप देखें तो वहाँ लिखा होगा सहकारी समिति, यानी कि उसका संचालन किसी एक व्यक्ति द्वारा नहीं किया जा रहा है, जबकि उसका मालिकाना हक कई लोगों के पास है। यहाँ तक कि सहकारी समितियों का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है ना कि नीचे से लेके ऊपर तक जो लाभ है सब में जो है या सबको लाभ पहुँचना चाहिए। तो यहाँ एक क्वेश्चन ध्यान रखिएगा, पूछता है कि सहकारी समितियों को मूल अधिकार में कब रखा गया या किस संविधान संशोधन द्वारा रखा गया।
तो उसका आंसर हमारा वो होगा 97वां संविधान संशोधन अधिनियम 2011। तो ये जो मूल अधिकार है हमारा 19(1)(ग) हर व्यक्ति को ये अधिकार दे रहा है या स्वतंत्रता दे रहा है कि संगम या संघ या सहकारी समिति वो बना सकता है। ठीक है, लेकिन यहाँ भी ध्यान रखना है कि इस पे निर्बंधन लगाया गया है 19(4), यानी अनुच्छेद 19(1)(ग) को 19(4) के साथ मिला करके पढ़ना होगा। और यहाँ पे ध्यान रखना है कि भारत की प्रभुता एवं अखंडता या लोक व्यवस्था या सदाचार, ठीक है, इन तीनों के प्रश्न पर या किसी के संगम संघ बनाने से अगर भारत की प्रभुता और अखंडता, लोक व्यवस्था और सदाचार पर फर्क पड़ता है तो राज्य इस पर निर्बंधन लगा सकती है, यानी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है, रोक लगा सकती है, सीमा निर्धारित कर सकती है। ठीक है, अगला देखते हैं 19(1)(घ) क्या कहता है, भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। ठीक है, अबाध संचरण यानी कि जो भी भारत का नागरिक है पूरे भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी केंद्र शासित में बिना बाधा के आ जा सकता है। ठीक है, सीधा सा है भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण कि उसके आने जाने पे कोई भी व्यवधान नहीं लगाया जाएगा। लेकिन ध्यान ये रखना है कि इसको भी 19(5) के साथ मिला करके पढ़ना है। अबाध भारत के राज्य क्षेत्र में अबाध संचरण का अधिकार। और 19(5) क्या कहता है, 19(5) राज्य को ये अधिकार देता है कि अगर साधारण जनता के हित में हो या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण के लिए, ठीक है, साधारण जनता के हित में या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण में सरकार चाहे तो 19(1)(घ) यानी भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का जो अधिकार है उस पर निर्बंधन लगा सकती है। ठीक है, अगला देखें अंगा, निवास करने और बस जाने का अधिकार। ठीक है, एक चीज़ और मैं बता दूं, जो इंग्लिश मीडियम से वो ध्यान रखेंगे, हमने क ख ग घ लिखा है ना, तो हर क को वो ए मान लेंगे, ख को बी मान लेंगे, घ को सी, तो वो ABCD करके ऐसे उसको समझ सकते हैं। ठीक है, अब यानी ABCDE अगर हम इंग्लिश में देखें, हिंदी में देखें तो अंगा, वैसे ई निवास करने और बस जाने का अधिकार। ठीक है, तो भारत के नागरिकों को ये अधिकार है कि वो पूरे भारत में कहीं भी निवास कर सकते हैं, कहीं भी बस सकते हैं। ठीक है, निवास करने का संदर्भ यहाँ से ऐसे लगाइएगा, जैसे मान लीजिए मैं अयोध्या का हूँ और लखनऊ में 1 साल मुझे रहना है, तो अगर उस समय कोई पूछे कि उनका निवास कहाँ है, कहा जाएगा लखनऊ में। बस जाने का मतलब कि अब मैं अस्थायी रूप से एक जगह पर बस गया हूँ। समझ में आया दोनों अंतर? तो ये है निवास करने और बस जाने के अधिकार में, ये निवास करने और बस जाने में अंतर। लेकिन ये ध्यान रखना है एक चीज़ और यहाँ पे कि 19(1) अंगा में भी 19(5) के तहत प्रतिबंध लगाया गया है। राज्य को अधिकार दिया गया है, अगर राज्य को लगता है कि साधारण जनता के हित में हो या किसी अनुसूचित जनजाति के हितों के संरक्षण में, तो वो अनुच्छेद 19(1) अंगा पर निर्बंधन लगा सकती है, यानी रिस्ट्रिक्शन लगा सकती है। ठीक है, अगला जो मूल अधिकार हमको मिला है वो है 19(1)(च). बहुत ध्यान से रखना, पीछे मैं बता चुका हूँ, यह है संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार। अब ये ध्यान रखना है कि इसको संविधान से जो निरसित कर दिया गया है, हटा दिया गया है, यानी अब ये मूल अधिकार नहीं है। याद करिए पीछे जब हम लोगों ने मूल अधिकार पढ़ना शुरू किया था तो वहाँ संपत्ति का अधिकार हटाया गया था, और जब संपत्ति का अधिकार हटा तो वहीं मैंने बता रखा है कि 2 अधिकार हटे, एक अनुच्छेद 31 हटा और एक अनुच्छेद 19(1)(च). 44वें संविधान संशोधन अधिनियम 1978 द्वारा इसको जो है हटा दिया गया, संपत्ति की स्वतंत्रता के अधिकार को। ठीक है, अब अगला जो इसमें है 19(1)(छ), कोई वृत्ति, उपजीविका, व्यापार या कारोबार करने का अधिकार। एक सेंटेंस में देखें तो तीनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ठीक, लेकिन अगर थोड़ा सा हम इसमें शाब्दिक अर्थ निकालें तो वृत्ति का मतलब होता है अपने मन का व्यापार करना, ठीक है, या अपने मन का व्यवसाय करना। उपजीविका का मतलब अपनी आजीविका चलाने के लिए जो व्यापार किया जाए वो उपजीविका, और व्यापार या कारोबार का मतलब व्यापार तो होता ही। तो हर भारतीय नागरिक को ये अधिकार है, ठीक है, कि वो पूरे भारत में कहीं भी अपनी वृत्ति, उपजीविका या व्यापार या कारोबार के संदर्भ में दुकान खोल सकता है, इनको कर सकता है, ये उसकी स्वतंत्रता है। लेकिन यहाँ भी एक रिस्ट्रिक्शन है, 19(6) के तहत राज्य को अधिकार दिया गया कि 19(6) के तहत राज्य को अगर ऐसा लगता है कि कोई ऐसा व्यापार है, कोई ऐसा वो है, कारोबार है जो राज्य के नियंत्रण में होना चाहिए, तो वहाँ निर्बंधन लगा सकती है। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए
कि भारत में अगर देखा जाए वो भी उत्तर प्रदेश में, तो हर व्यक्ति दारू की दुकान नहीं खोल सकता, उसके लिए हमको चाहिए लाइसेंस। ठीक है, तो ये निर्बंधन आखिर उल्लंघन हुआ ना 19(1) का। अभी तो हम कह रहे हैं कि वृत्ति, व्यापार, उपजीविका का अधिकार या की स्वतंत्रता, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है कि राज्य सरकार चाहे, ठीक है, तो 19(1) पे भी प्रतिबंध लगा सकती है। इसको समझने के लिए ऐसे समझिए कि एक और इसमें जोड़ दीजिए कि कोई ऐसा व्यापार हो जिसके लिए कोई तकनीकी डिग्री चाहिए, जैसे मेडिकल स्टोर। अगर हर आदमी मेडिकल स्टोर नहीं खोल सकता, मेडिकल स्टोर खोलने के लिए एक डिग्री चाहिए हमको फार्मासिस्ट की, अगर जो फार्मासिस्ट किया वही मेडिकल स्टोर खोल सकता है। तो ऐसा रिस्ट्रिक्शन या ऐसा निर्बंधन राज्य लगा सकती है। वहीं ऐसे समझिए कि अगर हर आदमी गोला बारूद नहीं बना सकता, अब ये कहे कि 19(1) के तहत हमको जो है ये अधिकार मिला है कि हम उपजीविका या व्यापार कर सकते हैं, तो हम बंदूक इधर उधर नहीं बेच सकते हैं घूम फिर के, तो यहाँ भी राज्य निर्बंधन लगा सकता है। समझ में आया? तो पूरे सारांश को ऐसे समझिए कि अनुच्छेद 19 जो हमको स्वतंत्रता देता है, ठीक है, वाक स्वतंत्रता आदि विषयक कुछ अधिकारों का संरक्षण हमको दे रहा है। 19(1) के तहत हमको कई स्वतंत्रताएं मिली हुई हैं। 19(1) का देखें तो वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ख शांतिपूर्वक और निरायुध सम्मेलन की स्वतंत्रता, ग संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता, घ भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण का अधिकार, अंग निवास करने और बस जाने का अधिकार, और 6 में देखें, ठीक है, कोई वृत्ति, उपजीविका या व्यापार करने का अधिकार। तो ये 6 अधिकार वर्तमान में। अब यहाँ से एक क्वेश्चन ध्यान रखना है कि जो यहाँ से बनता है वो अगर ध्यान नहीं दिया तो वहाँ गलत होने की संभावना रहती है। ठीक है, तो यहाँ मैं सिर्फ इतना बताना चाह रहा हूँ कि जब संविधान बना, मूल संविधान, और जैसे ही मैंने मूल संविधान लिखा कौन सी डेट आनी चाहिए, मैं कई बार बता चुका हूँ, आप लोग अपने मन में बताइए। मूल संविधान लिखते ही 26 नवंबर 1949, ठीक है, इसी दिन तो संविधान को संविधान सभा द्वारा अंगीकृत किया गया था। तो वही जो संविधान अंगीकृत हुआ वही है अपना मूल संविधान। अब जब मूल संविधान की बात की जाए तो मूल संविधान में 19(1) के तहत, ठीक, 19(1) के तहत हमको 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी। ठीक है, 7 प्रकार की स्वतंत्रता दी गई थी मूल संविधान में। ठीक है, लेकिन अब वर्तमान संविधान में अगर पूछ ले तो वर्तमान संविधान अभी हमने क्या देखा, 19(1) संपत्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, इसको निरसित कर दिया गया, हटा दिया गया। तो इस संदर्भ में हमको ध्यान रखना है कि अब वर्तमान में अनुच्छेद 19 के तहत या अनुच्छेद 19(1) के तहत कितने प्रकार की स्वतंत्रताएं हमको दी गई हैं, तो आंसर होगा 6 प्रकार। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट जरूर किया करिए, कम से कम थोड़ा अपनी उंगलियों को थोड़ा कष्ट दे दिया करिए। एक लाइक बटन दबाने में कुछ ज़्यादा तो है नहीं, लेकिन आपके लाइक बटन दबाने से जितने भी हमारे साथ इस वीडियो बनाने में जुटे हुए हैं उनके लिए भी प्रेरणादायक होता है। तो लाइक, कमेंट और जो सब्सक्राइब न किए हों वो सब्सक्राइब। ठीक है, जय हिंद।